मिथिला राज्य के निर्माण को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन अब सड़कों पर उतरने को तैयार हो गया है। दिल्ली में एक बड़े जन आंदोलन के बाद पटना में 4 दिसंबर को पूरे मिथिला क्षेत्र का जन समर्थन देखने को मिलेगा। इनके तर्क हैं कि मिथिला का विकास जो है नहीं हुआ। निश्चित तौर पे यदि मिथिला राज्य मिलता है तो हम लोग विकास की संभावना कोशिश करेंगे और निश्चित तौर पे विकास होगा। जो अभी मिथिला पिछड़ा हुआ है, मिथिला के साथ जिस तरीके से सौतेला व्यवहार हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। कि क्या इस देश के विकास में 6 करोड़ मिथिला वासियों का योगदान है? आप कह रहे हैं हाँ। क्या इस राज्य के विकास में 6 करोड़ मिथिला वासियों का योगदान है? अगर है तो फिर हमारा हक हमको क्यों नहीं मिल रहा है? नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। बिहार में जहां एक तरफ विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो रही है, वहीं दूसरे तरफ मिथिलांचल के लोग जो हैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर 4 दिसंबर को राजधानी पटना में एक बड़ा जन आंदोलन होने जा रहा है। क्या मिथिला राज्य का मांग जायज है? किन आधार पर मिथिला राज्य की डिमांड की जा रही है? और जिस तरह से पूरे मिथिलांचल में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया है, इन्हीं सवालों को तलाशने हम आप पहुंचे हैं मिथिला राज्य की मांग कर रहे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जो वरिष्ठ संगठन के लोग हैं उनसे, और उन्हीं से जानते हैं कि आखिर मिथिला राज्य क्यों चाहिए। अगर मिथिला राज्य मिल जाता है तो क्या मिथिलांचल का विकास हो पाएगा? आपको क्या लगता है कि मिथिला राज्य मिल जाएगा तो विकास हो पाएगा? निश्चित तौर पे यदि मिथिला राज्य मिलता है तो हम लोग विकास की संभावना कोशिश करेंगे और निश्चित तौर पे विकास होगा। जो अभी मिथिला पिछड़ा हुआ है, मिथिला के साथ जिस तरीके से सौतेला व्यवहार हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में मिथिला राज्य हम लोगों के लिए आवश्यकता है और निश्चित तौर पे हम लड़के झगड़ के 4 दिसंबर को आकर के हम लोग मिथिला राज्य लेने का कोशिश करेंगे। और अगर नहीं, सरकार अगर नहीं देती है तो हम लोग छाती पे चढ़ के, जिसे मूंग दलना कहते हैं, मूंग दलते हुए मिथिला राज्य लेकर रहेंगे। क्या परिधि होगी, चूंकि आप लोग इसमें अंग प्रदेश को भी शामिल कर ले रहे हैं और जो भोजपुरिया इलाका है उसको भी शामिल कर रहे हैं, और जिस तरह से भाषा है मिथिलांचल राज्य को लेकर सीधे लग रहा है कि मगध से टकराहट है। ये क्यों हो रहा है? हमारी दुश्मनी मगध से नहीं है। सबसे पहली बात, हम लोग कह रहे हैं कि दुश्मनी हमारी मगध से नहीं है। हम अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं। हम सिर्फ मिथिला क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अगर उसमें आ रहा है, भोजपुर आ रहा है या कोई जिला, 22 जिला लगभग में है। बिहार तो एक फेक राज्य है, जबकि मिथिला आदिकाल से है। बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1912 ईस्वी में बंगाल से कटकर हुई थी। ऐसे में अगर हम मिथिला राज्य हम मांग कर रहे हैं तो कौन सा अपराध कर रहे हैं? क्या मिथिला राज्य मांगना अपराध है? वहीं दूसरी बात देखा जाए तो हमारे संविधान में भी, कानून में भी लिखा गया है कि राज्य आप मांग सकते हैं। आप अभी उनको जानकी मंदिर दिख रहा है, सुशील मोदी जी को। जब सरकार में थे तब उन्हें जानकी मंदिर नहीं दिखाई दिया। अब जब विपक्ष में आ गए हैं तो हमारे मिथिला को वोट बैंक का आधार बना करके मात्र उसका शोषण किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जन आंदोलन करने से और जिस तरह से मिथिला स्टूडेंट यूनियन इस सवाल को लगातार उठा रहा है, मिथिला राज्य मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। अभी हम लोग शुरुआत किए हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कल क्या होगा ये किसने देख के आया है? वहीं अगर देखा जाए तो सारे चीज संभावनाओं का खेल है। हम संघर्ष कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। आज अगर संघर्ष कर रहे हैं, तभी कुछ दिन पहले हम लोग दिल्ली में 10,000 मैथिल से जाकर के धरना किए थे, रैली किए थे। और भी इस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी बात कराते हैं। जब मिथिलांचल की बात करते हैं तो बिहार की इकलौती भाषा मैथिली है, जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिला है। सिनेमा भी है, संगीत भी है, साहित्य भी है। बावजूद इसके क्यों मिथिला बिहार के अन्य प्रांतों, अन्य जिलों से कटा छटा है? इसी पे सवाल पूछ लेते हैं। क्यों आपको लगता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं जो वाजिब हक है मिथिला को नहीं मिला? आपके प्रश्न से पहले मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि क्या इस देश के विकास में 6 करोड़ मिथिला वासियों का योगदान है? आप कह रहे हैं हाँ। क्या इस राज्य के विकास में 6 करोड़ मिथिला वासियों का योगदान है? अगर है तो फिर हमारा हक हमको क्यों नहीं मिल रहा है? हमारे संस्कृति पे क्यों प्रहार किया जा रहा है? हमारे उद्योग धंधों को लगातार बंद ही क्यों किया जा रहा है? खोलने की तो बात ही छोड़ दीजिए। हमारे लोगों को पलायन करने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है?
हमारे जो धरोहर हैं उसके संवर्धन की जब हम बात करते हैं तो उस पर कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो एकमात्र मंशा है कि मिथिला का जो क्षेत्र है उसको गरीब रखो और एक लेबर जोन बना के रखो, ताकि पूरे देश को मिथिला लेबर प्रोवाइड कराते रहे। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेबर जोन में तब्दील होकर रह गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों की जो बुद्धिमत्ता है, हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है, हमारा जो सांस्कृतिक और साहित्यिक पहचान है, हमारी जो अपनी विरासत है, हमारा जो अपना खान पान का वैभव है, हमारी जो अपनी भाषा है, उस पे हमको गर्व है। और वही एक आधार है जिस आधार पे पुनर्राजगठन आयोग का जो निर्माण हुआ और उसके जितने भी मानक हैं वो तमाम मानक हम पूरे करते हैं। और बार बार ये प्रश्न होता है पत्रकार बंधुओं की ओर से और लोगों की ओर से कि आप अपने राज्य जब बना लेंगे तो कैसे उसका विकास कर पाएंगे। आज 6 करोड़ लोग टैक्स पेयर हैं कि नहीं हैं, जो SGST और GST भरते हैं कि नहीं भरते हैं, खाने पीने के सामान से लेके तमाम चीज़ों पे हम कर देते हैं कि नहीं देते हैं। अगर इस देश में, इस ध्वज के नीचे, इस राष्ट्र में हम कर देते हैं तो हमारा जो अधिकार है वो कौन देगा? और हम अगर उसके लिए बात करते हैं तो वो किसके हित में करते हैं? आप पटना को पेरिस बना दीजिए, हमको अच्छा लगेगा, घूमेंगे हम लोग। पटना को पेरिस बना दीजिए आप। लेकिन चलिए, सवाल आपका जायज है और इसका जवाब सरकार को देना है। और भी लोग हैं जो इस संगठन से जुड़े हैं, उनसे जानते हैं। देखिए, लगातार ये जो जन आंदोलन है अब उग्र होता जा रहा है और कहीं ना कहीं बिहार में अन्य कई भोजपुरी राज्य की मांग है, मगही राज्य की मांग है। यहाँ बहुत सारी लोक भाषाएं हैं, अंगिका है, बज्जिका है, मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है। अब इनसे जानते हैं कि क्यों मिथिला राज्य ही क्यों? पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि अंगिका और बज्जिका कोई भाषा नहीं है। राहुल संकीर्तनन का नाम आपने सुना होगा। ये राहुल संकीर्तनन एक कम्युनिस्ट लीडर थे और वो हिंदी के प्रखर समर्थक थे। तो उन्होंने काशी, और वो काशी के थे, काशी में भी कशिका करके एक भाषा बना दिया। तो क्या आप भोजपुरी से अलग मानते हैं? क्या काशी में भोजपुरी नहीं बोला जाता? तो ये उनका ब्रेन चाइल्ड है जो 1955 ईस्वी से ये अंगिका और बज्जिका शब्द प्रयोग में आया। उससे तो पहले कोई शब्द ही नहीं था अंगिका और बज्जिका। और आप बोल रहे हैं अंगिका भाषा है, बज्जिका भाषा है। भाषा एक ही मैथिली है और उसी फुलवारी के। आपको लगता है कि भाषा के आधार पर एक राज्य बन जाना चाहिए? अब सीधे सवालों का जवाब दे दीजिए कि भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए। तो पहले आपको करेक्ट करने का इसलिए कोशिश किया क्योंकि ये नरेटिव सेट हुआ है पिछले 70 साल में। ये नरेटिव सेट हुआ है कि मिथिला तिरहुत अलग है, मिथिलांचल अलग है, कोसी अलग है, सीमांचल अलग है। तो मैं सबसे पहले तो इस नरेटिव के सख्त खिलाफ हूँ कि अंगिका और बज्जिका कोई अलग भाषा नहीं है, ये मैथिली का ही उपबोली है। अब सीधा मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए कि जो आपका डिमांड है मिथिला राज्य का, क्या ये पूरा होगा? एकदम होना चाहिए। करने वाला तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार है, लेकिन होना अवश्य चाहिए। जन आंदोलन जारी रहेगा? एकदम जारी है और जारी रहेगा। लगातार इसलिए हम इस सवाल को पूछ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी बातें होती हैं कि मिथिला राज्य क्यों हो। संविधान के 8वीं अनुसूची की बात करें तो भोजपुरी को इसलिए इसमें स्थान नहीं मिला कि भोजपुरी की अपनी कोई लिपि नहीं है, जबकि मिथिला की अपनी लिपि है। हमारे साथ अमरदीप झा गौतम है, लगातार मिथिला पर, साहित्य पर और मिथिला के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और भी कई सारे जानकार हैं। सबसे हम बात करेंगे। पहले इन्हीं से जान लेते हैं कि एक तरफ आपको हवाई अड्डा मिल गया, एम्स बनने जा रहा है और पूरे दुनिया में अगर मधुबनी पेंटिंग की बात करें तो वो भी है। क्यों मिथिला राज्य आपको लगता है? बंगाल की विभाजन के बाद जिस तरह से दुर्गति होती गई है मिथिला क्षेत्र को लेकर के, तो वहाँ अगर इसका संवर्धन चाहिए, इसका संपोषण चाहिए और इसको एक ऊंचाई चाहिए, तो ज़रूर है कि वर्तमान सरकारों ने हमेशा यही काम किया कि वहाँ के सारे उद्योग धंधे बंद करवा दिए। मिथिला क्षेत्र के जितने सारे नवयुवा हैं, नौजवान हैं, वो देश के अलग अलग भूभागों में जाकर के मजदूरी का काम करते हैं और वहाँ अकाल मृत्यु की चपेट में जा रहे हैं। और लिखाता है यहाँ के न्यूज़ में कि बिहारी मजदूर जाके वहाँ मर गए। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपके जितने सारे उद्योग धंधे थे सब बंद कर दिए गए, चाहे चीनी मिल हो, पेपर मिल हो, ये सब बंद कर दिए गए। और सबसे बड़ी एक और बात है यहाँ कि आपके राज्य में बाढ़ की जो विभीषिका है वो मिथिला क्षेत्र पर थोप दी गई है। अगर आप इतिहास के पन्ने को पलटिएगा
तो ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जबकि इसके लिए सरकार कोई भी काम कर सकती थी। आज आप देख रहे होंगे लगातार चर्चा में राज्य सरकार की घोषणाएं हैं और घोषणाओं को लेकर के ईंट लेके पीठ थपथपाने वाली कहावत सिद्ध हो रही है कि गंगा जल हर घर हम पहुंचा रहे हैं। ये गंगा जल आप जिस क्षेत्र से ला रहे हैं उस क्षेत्र पर आपने पन बिजली योजनाएं क्यों नहीं चलाई? उस क्षेत्र में आपने बिजली परियोजना क्यों नहीं चला रखी है? जब इतना सारा करंट है पानी का, वहाँ इतना ज़्यादा करंट है, आप वहाँ चाहें हाइड्रोलिक सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो चेतना ही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ मगध के विकास के लिए लगे हुए हैं। आपको कोई मतलब ही नहीं है कि उत्तर बिहार में क्या हो रहा है और खासतौर से मिथिलांचल में क्या हो रहा है, मिथिला में क्या हो रहा है, जो अपनी संस्कृति के लिए इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है, अपनी सभ्यता के लिए त्रेता युग से पहले से, सतयुग के समय से अपने बातों को रखता आया है। तो जाहिर सी बात है कि उस क्षेत्र के युवाओं में एक रोष है, एक दुख है कि हमने इतना सब कुछ दिया आज तक। पूरे बिहार का माछ मखान से लेकर सब्जी का पैदावार, आपको पता होगा समस्तीपुर में एक जगह है ताजपुर अकेला ऐसा क्षेत्र है जो आपके पूरे बिहार को सब्जी खिलाता ही नहीं है, यहाँ सब्जियाँ बाहर भी जाती हैं। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो हमें तो लग ही गया था कि आप हमेशा यही काम करोगे। आपने सारे उद्योग धंधे बंद करवा दिए, हमारे लड़कों को आपने मजदूर बना दिया, पलायन करवा दिया वहाँ से लोगों को। बाढ़ की विभीषिका में लाखों लोग मरते हैं और अनुदान मिलता है बिहार को, और बिहार के लोग इसको लेकर के इधर जा कर के अपना राजगीर में, गया में, नालंदा में इन क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि क्षेत्रों का विकास ना हो, लेकिन जिन क्षेत्रों के लिए जो अनुदान मिले उन क्षेत्रों पर वो काम होना चाहिए। जहाँ अगर परिवार में जो बच्चा सबसे कमज़ोर होता है, जो बच्चा सबसे दुर्बल होता है, माँ भी क्या करती है, उस बच्चे को ज़्यादा ध्यान देती है, उस बच्चों पर ज़्यादा अपना सम्मान रखती है, श्रद्धा रखती है। लेकिन यहाँ तो दिक्कत है, उसको तो मारने की योजना बनाई गई है, कैसे दबा कुचला रहे। और सबसे बड़ी बात, जितने सारे बुद्धिजीवी हैं जो मिथिलांचल के हैं, MP हैं, MLA हैं, जब तक इन्हें ये नहीं लगेगा कि मिथिला राज्य की बातों को करके हमें वोट मिल सकता है, तब तक वो मिथिला राज्य का मुद्दा नहीं उठाएंगे। तो मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन और इससे जुड़े हुए सारे लोगों को बहुत बधाई देता हूं कि मिथिला से जुड़े हुए जितने सारे MP MLA हैं उन्हें अभी बोलना पड़ेगा, उनके मुंह में उंगली रख के बुलवाना पड़ेगा और उन्हें वोट लेना होगा मिथिलांचल में। तो उन्हें एम्स के मुद्दों पर, उन्हें IIT के मुद्दों पर, उन्हें एयरपोर्ट के मुद्दों पर, उन्हें उस क्षेत्र के उद्योग धंधों के मुद्दों पर बात करना होगा, नहीं तो उन्हें वोट नहीं मिलेगा। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन के 5 कार्यकर्ता इस बार दरभंगा में, मधुबनी में जिला परिषद का चुनाव लड़े और 5 लोग जीत गए उसमें। और ये पहली जीत है, पॉलिटिकल हमारी विक्ट्री है, और ये सुगबुगाहट नहीं है, ये हमारा आगाज़ है। अंजाम तो मिथिला राज्य दिखेगा ही। चलिए, मिथिला राज्य की मांग हो रही है और लगातार जन आंदोलन भी हो रहे हैं। इससे जुड़े जो सदस्य हैं उन्हीं से जान लेते हैं कि अगर राज्य बनेगा तो संसाधन कहां से आएगा? केवल श्रम संसाधन से आप एक राज्य को चला लेंगे? जब देश आज़ाद नहीं था, मैंने पहली संबोधन में कहा कि मिथिला भारतवर्ष का दूसरा सबसे ताकतवर प्रदेश था। हमारे पास सब कुछ था। जब ढंग से उद्योग की क्रांति भारतवर्ष को नहीं छुआ था, वो मिथिला को छू लिया था। तो ये प्रश्न आप मत करिए कि हम कैसे विकसित होंगे। एयरपोर्ट अभी उन्होंने चालू नहीं किया, मेरे पास एयरपोर्ट पहले से था, उन्होंने बंद किया था। जब हमारे 5 नौजवान जेल गए हैं तब सरकार की तंद्रा टूटी है। आज यहाँ 7000 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल इसका एरोड्रम है पटना का, मेरे पास 12000 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल है। हमारे पास 3 एयरपोर्ट रनिंग था, पूर्णिया, दरभंगा का। आज़ादी के बाद और आगे बढ़ता है, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, हम पीछे जा रहे हैं। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, सब कुछ तो था। हमारा मिथिला ही नहीं, हमने भारतवर्ष को भी योगदान दिया है। आज़ादी के समय जब कांग्रेस का अधिवेशन नहीं था, तब वहाँ पे इलाहाबाद में अपना भवन खरीद के दिया था। यानी हम थे, संपन्न हैं, बौद्धिक हैं। आज हमारी ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गई है, तो हम हमारे क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। हाँ, आप सो गए थे, हम सोए नहीं थे, हम देख रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं। अब हम जगे हैं, हम अब आपको चोरी नहीं करने देंगे, तो हम विकसित होंगे। चलिए, सवाल है तो जवाब भी है। अब सीधे जान लेते हैं कि मगध का आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? नीतीश कुमार इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि पटना से गंगा का पानी नालंदा ले जा रहे हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी को उन्होंने शुरू कर दिया। तो आप लोगों ने सवाल उठाया कि क्या बिहार में केवल नालंदा यूनिवर्सिटी ही था? बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो मिथिला इलाके में, उनको क्यों नहीं शुरू किया? ये सवाल क्यों?
देखिए, आपने गंगा की बात बोली। मैं गंगा का पानी हर जिला में जाए मुझे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सभी को पता होगा कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कुंभ लगता है सबसे ज़्यादा दिन का, वो लगता है आपके गंगा के घाट पे, आप सिमरिया में। और उस सिमरिया के जाके हालात देखिए तो वहाँ पे ना एक शौचालय है, ना वहाँ पे एक तट जो एक घाट बनता है वो, ना वहाँ पे एक घाट है। तो आप किस गंगा की बात कर रहे हैं? आप उस गंगा की बात कर रहे हैं जो गंगा का वहाँ पे घाट बनना चाहिए, जहाँ समुचित व्यवस्था होना चाहिए। काशी में क्या है? आप काशी में देखिए तो थोड़ा विकसित करके उसको एक पर्यटन स्थल बना दिया है, दार्शनिक स्थल बना दिया है, लेकिन हमारे गंगा घाट को क्या किया? कुछ नहीं किया गया है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो नीतीश कुमार है सिर्फ मगध की विकास चाहते हैं, चाहे वो राजगीर हो, चाहे वो नालंदा हो, चाहे वो गया हो, चाहे वो पटना हो। मैं इसीलिए इन्हें मगध का शासक कहता हूँ, ना कि मिथिला का शासक या बिहार का शासक कहता हूँ। चलिए एक और सदस्य उनसे भी जान लेते हैं कि मान लीजिए मिथिला राज्य बन गया तो क्या होगा? फिर वहां राजनीतिक उठापटक नहीं होगी? जो लोग आज तक मिथिला के नाम पर राजनीति करते हैं, मलाई खाते हैं, फिर आपके हक को नहीं मार जाएंगे? उठापटक तो आज भी हो रही है, लेकिन मिथिला राज बन जाने के बाद जो होगा हमारे हाथ में रहेगा, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के हाथ में रहेगा और हम सारा कुछ अपना कर लेंगे। हमको नहीं जरूरी है मगधी शासन के पास आके और हाथ जोड़ के कि भीख के रूप में। मेरा अधिकार है, 100-200 साल से पहले से चल रहा है और हमारा अधिकार है मिथिला राज, और विकास भी होगा। हमारे मिथिला में क्या नहीं है? आज़ादी के समय में 49 उद्योग था, यहाँ चीनी मिल था। आज एक महाराष्ट्र में शरद पवार 126 चीनी मिल स्थापना करके शुगर किंग कहते हैं अपने आप को, और देश के हर एक जगह चीनी पहुंचाया जाता है। और जिस समय मिथिला राज था उस समय मिथिला राज में हमारे मगध से चीनी पूरे पूर्वांचल भारत में सप्लाई किया जाता था। हम तो कुछ ज़्यादा मांग नहीं रहे, हमारा जो था वो दे दीजिए, और अगर पूरा हो जाता तो हम क्यों मांगते? एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, बिहार में 8 एयरपोर्ट है, लेकिन चल क्या रहा है 3, वो भी भगवान भरोसे। एक पटना, गया और इधर। हमको पटना और गया से मतलब नहीं है। हमारे मिथिलांचल में जो 8 करोड़ वासी है, 8 करोड़ में एक एयरपोर्ट है दरभंगा, वो भी भगवान भरोसे। और वही गुजरात में जाइए, 17 एयरपोर्ट है गए गुजरात में, जिसमें ऑपरेशनली 8 और बाकी इंटरनेशनल 6 और 3 डोमेस्टिक। और कितने वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें देख लीजिए, हर जगह से जुड़ा हुआ है। उस तरह हमें दे दीजिए, हम अपना सारा कुछ व्यवस्था कर लेंगे। मिथिला राज्य के निर्माण को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन अब सड़कों पर उतरने को तैयार हो गया है। दिल्ली में एक बड़े जन आंदोलन के बाद पटना में 4 दिसंबर को पूरे मिथिला क्षेत्र का जन समर्थन देखने को मिलेगा। इनके तर्क हैं कि मिथिला का विकास जो है नहीं हुआ। बिहार के निर्माण के पहले से ही मिथिलांचल था, जिसका साहित्य था, संस्कृति थी, विद्वता थी और एक समृद्धि थी। बिहार के निर्माण के बाद अगर पूरे बिहार में किसी के साथ सबसे ज्यादा हकमारी हुई है तो वो मिथिलांचल के लोगों के साथ हुई है। इसी को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन अब नए राज्य के निर्माण की मांग कर रहा है, जिसमें बिहार के 22 जिलों को शामिल करने की भी डिमांड है। अब यह देखना दिगर होगा कि यह जन आंदोलन किस रूप में आगे बढ़ता है और आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य सरकार इनके डिमांड पर कितनी गंभीरता से विचार करती है। खड़ा हो जाइए, खड़ा उसके बाद छपेगा विक्ट्री से अब आगे देखिएगा, आगे देख के ही बोलिएगा। अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए, दिसंबर पटना चलो, अधिकार चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद, मिथिलाबाद जिंदाबाद, मिथिला स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद,